बजे सिर्फ डीडी उर्दू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबरों की तफसीलात के साथ मैं फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। फिजाइये के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। तकरीबन 28 घंटे के सफ़र के बाद ड्रैगन खलाई जहाज़ ने कामयाबी से की ISS पर डॉकिंग। एक्सियोन 4 मिशन पर कैप्सूल में शुभांशु शुक्ला समेत 4 खलाबाज मौजूद। एशियो समिट में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रुख। मुश्तरका बयान के मुसाविदे में पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर जाहिर की नाराजगी, दस्तखत करने से भी किया इनकार। रियासती हुकूमतें अपनी ज़बानों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम फराहम करने की कोशिश करें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरकारी ज़बान के महकमे की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम हुनरमंदी का तरबियती प्रोग्राम। मरकजी हाउसिंग व शहरी तरक्की के वजीर मनोहर लाल ने कहा कि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब उस वक्त पूरा होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। एशियो सरबराही इजलास में वज़ीर दिफा और नाज़रीन अब खबरें तफसील से। एशियो सरबराही इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह दहशतगर्दी के मौके पर सख्त नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र न करने पर रुकन ममालिक को हदफ तनकीद बनाया। ज़राए के मुताबिक राजनाथ सिंह मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। वज़राए दिफा की मीटिंग में राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और चीन को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और मासूम लोगों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इस अहम मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान तल्ख रिश्तों के दरमियान दोनों लीडर पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सरहद पार से दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। वज़ीर दिफा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वालों का एहतसाब करने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी को अपने तंग और खुद गरज मकासद के लिए इस्तेमाल करने वालों को उसके नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि SCO के रुकन ममालिक को ऐसे मुल्कों की मजम्मत करनी चाहिए जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences.
Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ के रेड मैकेनिज्म का हवाला देते हुए कहा कि हमें अपने नौजवानों में बुनियाद परस्ती के फैलाव को रोकने के लिए भी फ़ाल इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के खिलाफ हिकमत अमली बनाने पर भी जोर दिया। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वस्ती एशिया के साथ अपने राब्ते बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए रुकन ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम करना चाहिए। India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. दिल्ली में सरकारी ज़बान के शोबे की गोल्डन जुबली तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी ज़बान को छोड़कर अपनी सकाफ़त, अदब, तारीख़ और रिवायात को ज़िंदा नहीं रख सकता। ज़बान न सिर्फ राब्ते का ज़रिया है बल्कि इत्तेहाद को भी मजबूत करती है। कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की ज़बान की मुखालफत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश हमेशा अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए की जानी चाहिए। विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए। आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़बान मुल्क की रूह होती है, इससे हमारी जुड़ी जड़ें, तारीख, सकाफत और हमारी शिनाख्त कट कर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हमें तमाम भारतीय ज़बानों बिलखुसूस राज्य भाषा के लिए कोशिशें करनी चाहिए। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते। और
भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में ज़बान को फ़रोग़ देने का काम किया है। भाषा केवल एकमात्र संवाद का जरिया नहीं है, ये एकता को मजबूत करने वाला एक वो धागा भी है जिससे पूरा देश आपस में बंधा हुआ है। भारत जहाँ के बारे में ये मशहूर है कि कोस कोस पे पानी और हर 4 कोस पे वाणी बदल जाती है। 22 भारतीय भाषाएं देश में है। हर भाषा का अपना सम्मान हो और राष्ट्रभाषा का पूरे देश में सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार ने कार्य किया। नई दिल्ली के कस्तूरबा नगर में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हाउसिंग और शहरी तरक्की के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरकजी वजीर ने मजदूरों में तरबियती असनाद तकसीम की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ का ख्वाब उस वक्त पूरा होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, चाहे हम मजदूर हों, इंजीनियर हों या अफसर, सबका रोल अहम है। देश को तीव्र गति से आगे बढ़ाना, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक देश को विकसित भारत इस नाते से श्रेणी में खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इस काम को पूरा करने के लिए कोई एक व्यक्ति या एक संस्था या एक विभाग या कोई एक प्रदेश ऐसा संभव नहीं है, बल्कि ये काम सबको मिलकर के करना है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, फिर हमारा चाहे मजदूर भाई हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे कोई भी कारीगर हो, अथवा इंजीनियर हो, अथवा हमारे अधिकारी हो, अथवा सामान्य जन जिनकी शुभेच्छा हमको चाहिए, सब मिलकर के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने तारीख रकम करते हुए शुभांशु बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। तकरीबन 28 घंटे के सफर के बाद ISS पर कामयाब डॉकिंग मिशन के अमले के चारों अरकान तकरीबन 14 दिन तक बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर क़याम करेंगे। मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर मरकजी जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में मुल्क ने बहुत तरक्की की है। CR पाटिल ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और तरक्की को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बैतुल खला की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है और गंगा भी पहले से ज़्यादा साफ हुई है। नमामि गंगा के जरिए भी आप देखेंगे कि गंगा की हालत क्या थी। आज धीरे धीरे नदी की हालत चेंज हो रही है। आज पानी नहाने जैसा हो गया है। आने वाले दिनों में पीने जैसा हो जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर STP लगाए, STP चल भी रहे, उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। इसके अलावा CR पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों लोगों को पीने के पानी की सहूलत मिल रही है। इसके अलावा 4 करोड़ घरों को पानी फराहम करने का काम जारी है। जल जीवन मिशन को आगे ले जाने में हमें मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन मिल रहा है। जल जीवन मिशन में हम अभी तक जो 12 करोड़ प्लस 3 करोड़ ऐसे 15 करोड़ तक पहुंचे हैं। 4 करोड़ घरों में और पानी देने का बाकी है, वो काम भी चल रहा है और 28 तक वो काम भी पूरा करने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बार भी करीब पूरे हमारे मंत्रालय को 99.501 करोड़ रुपया जो ग्रांट मिला है, ये आज तक का सबसे ज़्यादा ये ग्रांट हमें इस बार भी मिली है।
जल जीवन मिशन के लिए भी उसके अंदर 67,000 करोड़ वो उसके लिए आवंटित किया गया है। तो भी एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी चल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुरादाबाद में संविधान साहित्य वाटिका का इफ्तिताह किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी जमहूरियत को कुचलने की कोशिश की गई है, भारतीय अवाम ने इसका भरपूर जवाब दिया है। लोकतंत्र हमारे व्यवहार में रहा है, लोकतंत्र हमारी जीवन शैली है, और जब जब भी लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, इस भारत की जनता ने उस लोकतंत्र के कुचलने वालों को जवाब भी दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं, लोकतंत्र भारत की सामर्थ्य है, लोकतंत्र हमारे जीवन जीने की कार्यशैली है। चाणक्यपुरी में D1, D2 और सत्य सदन की नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी NDMC ने दिल्ली की पहली मुनफरिद कॉलोनी करार दिया है। इस कॉलोनी की क्या खास बात है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने जानने के लिए NDMC के चेयरमैन केशव चंद्र और RWA के अरकान से बातचीत की। दिल्ली की D1, D2 और सत्य सदन ऑफिसर फ्लैट ऐसी पहली कॉलोनी बन गई है जिन्हें अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। क्या खासियत है इस अनुपम कॉलोनी की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के चेयरमैन केशव चंद्रा सर। इसमें 3-4 चीज़ें इस कॉलोनी में पहली बार हो रही हैं, पूरी दिल्ली में शायद पहली बार हो रही हैं कि हर एक घर से जो कूड़ा निकलता है उसका कंप्लीट सेग्रीगेशन हो, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मटेरियल रिकवरी सेंटर है। इस फैसिलिटी में 12 तरीके के डिफरेंट कैटेगरी में सारे कूड़े को रखा जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं साथ साथ जो वेट वेस्ट आता है उस वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग भी यहीं पे होती है, उससे खाद बनाया जाता है। खाद को यहाँ पे मुफ्त में एक अच्छे से झोले में रख के वितरित भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक नेकी की दीवार नाम की फैसिलिटी बनाई गई है, जिसमें यहाँ पे जो लोग अपना कपड़ा जिसको वो नहीं पहनते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं और पहनने योग्य हैं, उन सारे कपड़ों को यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं। और जो जिन्हें कपड़े चाहिए वो आके वहाँ से वो मुफ्त में कपड़े ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वेस्ट की भी प्रोसेसिंग की यहाँ पे फैसिलिटी है। यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग का भी पिट्स है और यहाँ पे कंपोस्टिंग का पिट है। अंदर में आपने देखा कि डिफरेंट सेग्रीगेशन यूनिट्स बने हुए हैं। ये सारी 5-6 चीज़ें यदि हर एक हम लोग कॉलोनी में, और अगले 5-6 महीने में हम सारी कॉलोनी जितनी भी कॉलोनी है ये फैसिलिटी NDMC के सारे इलाकों में स्टार्ट कर देंगे। हमारे साथ RW से कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो एफर्ट्स इतने सारे हुए हैं NDMC चेयरमैन के लीडरशिप में, प्लस हमारे RWA के रेजिडेंट्स एंड वॉलंटियर्स जो इतने दिन से जिस चीज़ की कोशिश कर रहे थे वो आज हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। हमारे जो यहाँ अपना गार्बेज कलेक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तीनों लोग मिलके सारा दिन लगे रहते हैं और लोगों से ये अनुरोध है कि थोड़ा बहुत अपने घर पर भी इसको, जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको सेंसिटाइज करें कि कूड़ा जो है अलग अलग, अगर डब्बे नहीं तो लिफाफों में रखा जाए और उसी तरह इनको दिया जाए ताकि उनका काम थोड़ा कम हो तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। NDMC की D1, D2 और सत्य सदन ऑफिसर कॉलोनी को पूरी तरह से अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है और ये वजह है न केवल NDMC की बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की, RWO की और उनके सहयोग से इस कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। और NDMC का लक्ष्य है कि जल्द ही पूरे NDMC क्षेत्र में इसी तरह से अनुपम कॉलोनियाँ घोषित की जाएंगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन और ONDMC के साथ एक स्ट्रेटेजिक शराकत की है। इस शराकत के जरिए अब आप रैपिडो ऐप के जरिए भी दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने इस मामले पर DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार से बात की। साथ DMRC के MD विकास कुमार मौजूद हैं। एक करार जो हुआ है रैपिडो के साथ, इस करार के क्या मायने हैं? जो हमारी लास्ट माइल है, जब पैसेंजर को मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ता है
और मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य जाना पड़ता है। तो इसके लिए उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। रैपिडो के आने से ये हो गया कि वो अपनी कन्वीनियंस पे अपने ऑप्शन बुक कर सकता है और वो राइड को ले सकता है और मेट्रो का टिकट भी बुक कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और सीमलेस है। एक ही क्लिक में वो अपनी लास्ट और फर्स्ट माइल की राइड भी बुक कर लेगा और मेट्रो टिकट भी बुक कर लेगा और उसको पता भी रहेगा कि उसकी राइड इस टाइम। अदरवाइज़ और जो मोड्स हैं उसके लिए बस है या उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी। मेट्रो की भी अपनी बस सेवाएं हैं जो एक स्टेशन से लास्ट पोजीशन तक है, तो उसके साथ ये सेवाएं कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेट्रो की बस सेवाएं जो हैं वो मेट्रो नहीं, वो दिल्ली सरकार की जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो चलाता है, ठीक है। वो भी एक मोड है लोगों के जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आजकल ऑप्शन ये है कि पैसेंजर को आप ऑप्शन दीजिए जो मोड उसको सहूलियत लगे वो इस्तेमाल करे। तो ये एक रैपिडो भी एक ऑप्शन मिला है उसे, उसी तरह बस तो एक ऑप्शन है ही उसके पास। लेकिन बस में जो देखा गया है, ये देखा गया अगर बड़ी बसेज होती हैं और हमारे स्टेशन से चलती हैं तो कई बार उसमें स्टेशन से इतना ऑफटेक ही नहीं आता है कि उतने पैसेंजर्स भरें, तो कई बार वो बस खाली भी जाती है जिससे कि प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। इसमें तो हर तरह की राइड अवेलेबल है आपके पास। सिंगल राइड के लिए 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, टैक्सी है, सारा कुछ है। हमारे पास स्मार्ट कार्ड है और जिसके जरिए हमें 10% की छूट मिलती है। रैपिडो भी दावा कर रही है कि हम जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनको हम छूट देंगे। इसको हम किस तरीके से देखें? नहीं, रैपिडो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी सर्विस की तरफ और ओवरऑल वो देखेंगे कि जब बढ़िया सर्विस मिल रही तो और लोग आएंगे। तो वो उनका प्लान हमें लगता है ये है कि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, जिससे वॉल्यूम्स में मिल जाए तो उनको भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी होगा। इस करार से जो आम जनता है, जो आम यात्री है, उनको ज़रूर अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। मौसम की खबरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में संच वादी में तबाही के दरमियान राहत और बचाव का काम जारी है। इसके बारे में कुल्लू के ज़िले के अफसरान ने कहा कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है। अगले 2 रोज़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नदियों में ना जाने और ट्रैकिंग ना करने की हिदायत दी है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि NDRF की टीम मुतासरा इलाकों में बचाव में मसरूफ़ है। बख्ता चेमन फंसे 40 से 50 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब मॉनसून का ऑनसेट हो गया है और कल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोकेशन पे ज़्यादा वाटर लेवल होने की वजह से देयर वर सम लॉसेस रिपोर्टेड। साथ ही साथ आगे भी 2 दिन के लिए 27 और 28 को ऑरेंज अलर्ट है। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि नदी के पास या लो लाइंग एरियाज़ में आप लोग मत जाएं। जो टूरिस्ट भी हमारे पास है वो सेफ़ एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में ज़रूर घूमें, लेकिन नदी के पास आप लोग मत जाएं। और अगर वेदर ख़राब है तो ट्रैकिंग एक्सेट्रा पे नहीं जाएं। इसके साथ साथ कल जैसे कि आपको पता है बक्कर थाच में कुछ 40-50 टूरिस्ट थे, वो स्ट्रैंडेड हो गए थे। लेकिन और उनके साथ ही ABB मास का 122 पीपल का कैंप भी चल रहा था। दे हैव ऑल बीन सेफली रेस्क्यूड। उनके पास राशन वगैरह सब था, सिर्फ रात के लिए कनेक्टिविटी का इशू था। दे आर रेस्क्यूड। और छत्तीसगढ़ के अबोजा माड़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान तसादम हुआ। एक INSS राइफल्स और दीगर हथियार भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर माइल स्टोन 103 के करीब हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों का सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज जारी है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सरगंगा राम अस्पताल में जदीद तरीन कैंसर केयर सेंटर का इफ्तिताह किया और कैंसर के मरीजों से मुलाकात की। ये जदीद तरीन सहूलत ख़ासतौर से कैंसर के मरीजों के लिए वक्फ है, जहां उनकी निगहदाश्त फराहम की जाएगी। इस सेंटर में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए 200 से ज़्यादा बिस्तर हैं। सदर जमहूरिया ने कैंसर केयर सेंटर का दौरा किया और सेहत खिदमात की फराहमी में अस्पताल की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर
VK सक्सेना और मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। गुजरात में मानसून ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। सूरत समेत रियासत के 26 अजला में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी धर्म बरहम कर दिया है। गुजरात के नौसारी में मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर आब हो चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद शदीद बारिश की वार्निंग दी है। भारतीय ख्वातीन पहलवानों की ताकत मुसलसल देखने को मिल रही है। वियतनाम में जारी अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम खिताब जीतने में कामयाब हो गई। भारतीय ख्वातीन पहलवानों ने कुल 10 तमगे जीते, जिनमें 5 तलाई, 3 चांदी और 2 कांसे के तमगे शामिल हैं। हिंदुस्तानी टीम ने मजमूई तौर पर 215 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि चीन ने 151 पॉइंट्स हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहा। जापान ने 149 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।